वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ श्री सिद्ध विद्यापीठ स्कूल। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का हिंदी का तीसरा पाठ हिमालय की बेटियां। इस पाठ के लेखक का नाम नागार्जुन है। तो बच्चों, आप सब हिमालय पर्वत तो देखे ही होंगे। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा तो ज़रूर उसके बारे में सुना तो ज़रूर होगा। तो हिमालय क्या होता है? एक पर्वत होता है। तो बच्चों, ये जो कहानी है, इसका जो शीर्षक है हिमालय की बेटियां, इससे आप सबके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा, आपके सबके मन में एक प्रश्न आया होगा कि हिमालय तो पर्वत है, तो इसकी बेटियां कहाँ से आई? मतलब इसकी बेटियां कौन है? फिर इसकी बेटियां आई कहाँ से? तो बच्चों, इस पाठ में लेखक ने हिमालय का मानवीकरण किया है, यानी हिमालय पर्वत को मानव यानी इंसान की तरह माना है और देखा है। और उसकी बेटियां कौन हैं? उससे निकले हुए कितनी सारी नदियां जो उनमें से निकलती हैं, उन्हीं को लेखक ने बेटियां माना है। ठीक है। और हिमालय को उनके पिता। तो इस पाठ में लेखक ने हिमालय पर्वत को बेटियां यानी नदियों के बारे में बताया है, और ये भी बताया है कि उनकी जो हिमालय और उनकी जो बेटियां यानी उनकी जो इतनी सारी बेटियां मतलब नदियां जो हैं, उन दोनों के बीच असीम जो प्यार है और असीम जो श्रद्धा है एक दूसरे की ओर, एक दूसरे के जो असीम प्यार है, वही इस पाठ में उन्होंने वर्णन किया है। तो चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वो प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि अभी तक उन्होंने जो नदियाँ हैं उनको दूर से ही देखा था। वो नदियाँ क्या थी? बड़ी गंभीर थी, बहुत शांत थी, और वो अपने आप में खोई रहती थी, जैसे किसी महिला की तरह, किसी लेडी की तरह। ठीक है, उसी की भांति वो खोई रहती थी, उसी की भांति उनको वो प्रतीत लगती थी वो नदियाँ। तो वो तभी वो क्या कह रहे, उनके प्रति जो मेरे दिल से जो एक आदर था और एक श्रद्धा भाव था वो है। और माँ और दादी जैसे और मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में उनको डुबकियाँ लगाना उनको बहुत अच्छा लगता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। लेकिन इस बार उनको थोड़ा सा हैरानी हुई जब वो उनको तो अभी दूर से ही देखते थे, लेकिन इस बार वो क्या कि हिमालय के कंधे पर चढ़ के मतलब हिमालय के ऊपर जो चढ़ के उन्होंने जब ऊपर से देखा इन नदियों को, तो इनका कुछ विचित्र अलग ही रूप उनको देखने को मिला। और उनको देख के वो क्या थे? हैरान थे कि ये जो दुबली पतली इतनी जो छोटी छोटी जो गंगा नदी है, यमुना नदी है, सतलुज है, इनकी जो छोटी धाराएं हिमालय से उतरकर नीचे जा रही हैं, वो नीचे उतर के इतनी विशाल रूप कैसे ले रही हैं। मतलब ये नदियाँ ऊपर से तो बहती हुई एकदम पतली दुबली सी जा रही है, लेकिन नीचे जाके बहुत मोटी और बहुत ही विशाल बन जा रही है। तो ये कैसे हो जा रही हैं? इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी मैं इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना इन बेटियों की बाल लीला देखकर। तो लेखक क्या कह रहे हैं? इनकी जो हंसना कूदना, खिलखिलाकर लगातार इनका जो हंसना है, ये भावभंगी जो है, ये जो उल्लास है, ये जो उनकी खुशियाँ हैं, ये जब नीचे मैदान में पर्वत से उतरकर ये जब नीचे मैदान में चले जाते हैं तो ये सब कहाँ गायब हो जाता है। यही वो सोचने लगे, और यही बात से वो हैरान भी होने लगे। वो ये बोलने लगे कि वो जब किसी लड़की को देखते हैं, मतलब लेखक जब किसी लड़की को देखते हैं या फिर फूल की कली को देखते हैं, तो उनमें उनका जब ध्यान अटक जाता है, तब भी वो इतना कौतूहल, मतलब इतना वो उनके मन में ये प्रश्न, इतना वो
जिज्ञासा उनके मन में नहीं जागती, इतना कौतूहल वो नहीं होते हैं और इतना चकित में, मतलब इतना चकित भी नहीं होते हैं, विस्मय भी नहीं, हैरान भी नहीं होते हैं जितना उनको ये बेटियां, मतलब इन नदियों की जो बाल लीला है देखकर उनको जितना हैरान हुआ। कहा कि कहाँ ये भागी जा रही है, वो कौन लक्ष्य है जिसने इसने बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, वधुर अधिकताएं, सरसब्द उपयोगिताएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। होने लगेगी कि ये नदियाँ कहाँ भागी जा रही हैं, वो कौन सा एक लक्ष्य है जिनको ये पाना चाहती है, जिनके लिए बेचैन है। अपने महान पिता, मतलब अपने महान पिता कौन है इनके, लेखक ने किसको पिता माना है बेटियों के, मतलब नदियों के, हिमालय को। तो वो महान हिमालय का जो विराट प्रेम है, इतना श्रद्धा है, इनको छोड़कर ये कैसे ऐसे जा रही हैं, अतृप्त होके कैसे भागी जा रही हैं। तो इनका ये जो अतृप्त आत्मा है, मतलब ये जो अतृप्त है, इनके जो लक्ष्य हैं, इनकी जो प्यास है, इसको कौन मिटा सकेगा। तो ये जो बर्फ़ की जली जो नंगी पहाड़ियाँ हैं, क्या ये मिटा सकेंगे। छोटे छोटे पौधे हैं, घाटियाँ हैं, वधुर अधिकताएँ हैं, सरतब्ज उपयुक्ताएँ हैं। तो इनका ये कैसा ये नीला निकेतन है। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में जाग पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। तो ये लेखक क्या कह रहे हैं, तो ये जब नदी कोई भी जंगल में जाकर रुकती है, थोड़ा देर के लिए ही सही, उनको वो लगता है कि उन जंगल में जब ये पहुंचती है तो उनको वो रुक जाती होंगी वहाँ पे, और उनको यह सोच में आया होगा कि यह बात उनको सोच रही होंगे कि वो बीती बातें सोच रहे होंगे कि कहाँ से वो पिता के वहाँ से ऊपर जैसे नीचे उतरे, कैसे वो ऐसे आए इतने विशाल रूप में। तो वो बातें उनको लगा कि शायद वो इस जंगल, ये सारे जो जंगल है यहाँ पे पहुँच के वो ये सब सोच रहे होंगे। कौन जाने बूझू बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर ढूंढता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। तो वो ये सोचने लगे और ये कहने भी लगे कि कौन जाने ये जो बुढ़ा हिमालय है, इनकी जो नटखट बेटियां, मतलब ये जो नदियां हैं, ये इनका कितना इनका परेशान करती होगी। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछने में भी कोई उत्तर कोई नहीं देता है, सब मौन खड़े हुए रहते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कुभा, कपीशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। तो जब भी लेखक की जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र के जो नाम सुनते थे तो तभी इनके दिमाग में ये सारी नदियों के नाम भी आने लगते थे, जिनको वो क्या मानते थे, जिनकी वो क्या देखते थे, छोटी बड़ी बेटियां, हिमालय की बेटियां मानते थे इनको। तो वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महादनों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होती रही है। तो वो क्या बोलने लगे कि वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र तो खुद में कुछ ही नहीं है, मतलब खुद कुछ ही नहीं है। वो तो दयालु जो हिमालय के जो पिघले हुए बर्फ, मतलब पिघले हुए दिल, मतलब जो पिघले हुए बर्फ की एक एक बूंदें हैं, उन्हीं सब से तो इकट्ठा हो के ये जो दोनों महानदी बने हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, जो क्या करते हैं आगे जाकर समुद्र में मिल जाते हैं और उसके ओर प्रभावित हो जाते हैं। कितना सौभाग्यशाली है वो समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों को हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। तो वो क्या सोचने लगे, लेखक क्या सोचने लगे कि जो समुद्र है कितना सौभाग्यशाली है, मतलब कितना ही खुशदायक है, कितना लकी है कि इसको समुद्र की जिसको पर्वतराज, मतलब पर्वतराज जो हिमालय है, इनकी जो बेटियां, मतलब सिंधु और ब्रह्मपुत्र, इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने को मिला, हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। मतलब ये जो नदियां जाकर समुद्र में मिल जाती हैं तो मतलब एक दूसरे से मिल जाती हैं, तो इसी को वो वर्णन देते हुए क्या सोचते हैं कि हाथ पकड़ने का इनको श्रेय मिला। ठीक है,
जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। तो ये लेखक ये बोल रहे हैं कि जिन्होंने ये सब नदी को ऊपर से तो पहाड़ से नहीं देखा बल्कि नीचे से देखा, उनमें ये ख्याल ज़रूर नहीं आया होगा, बिल्कुल भी ये नहीं आया होगा कि ये जो बूढ़ा हिमालय है, ये जो बच्चियां हैं, ये कैसे खेला करती हैं। उनके ख्याल में ये शायद ही बात आ सके, मतलब बहुत कम ही आ सके ये बात। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। तो ये जो माँ बाप की गोद में, मतलब ये जो हिमालय को इनके पापा बोले हैं, इनके पिता बोले हैं नदियों के, वो नदियाँ जो है हिमालय के ऊपर से ही आती हैं, तो इसीलिए हिमालय को यहाँ पे पिता माना गया है। और इनके ऊपर ही, मतलब इनके जो नदियाँ हैं उनको बेटियाँ माने हैं, मतलब बेटियाँ जो है वो पिता की गोद में बहुत खेले कूदे हैं, उसके बाद ही जाके बड़े हुए हैं, और बड़े होने के बाद वो कहाँ मिले, आके समुद्र में। तो इसीलिए लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ, उन्होंने ऐसा माना कि हिमालय उनके पिता हैं बेटियों के, और पिता का जब बेटियों का जब विवाह हो गया समुद्र के साथ, मतलब वो समुद्र में जाके प्रभावित हो गई, तो वहाँ पे चली गई। तो जब विवाह हो गया तो इसीलिए उन्होंने क्या बोला, हिमालय को ससुर माना है और समुद्र को उसका दामाद माना है। ठीक है, उनकी बेटियाँ कौन है, वो जो नदियाँ हैं, तो इसीलिए उनको ये कहने में कोई भी झिझक नहीं होती है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा, चैत्रवती बेत्रवती नदी का प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वो प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। तो कालिदास का जो एक मेघदूत का जो किताब है, तो वो जो यक्ष है, एक कहानी है जहाँ पे यक्ष है और मेघदूत है, तो उन्होंने मेघदूत से क्या कहा कि जो वेतवा नदी, जो वेतवा एक नदी है, जो उसका जो प्रेम प्रतिदान है, प्रेम का जो प्रतिदान देते जाना, उसका प्रेम का जो प्रतिदान है उसको देते जाना, और तुम्हारी वो प्रेयसी वो तुम्हें पाकर बहुत ही खुश होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। तो वो ये जो लेखक हैं, इनको जो इन्होंने कालिदास की ये जो यक्ष और मेघदूत का जो ये बात था अपने आप में एक नदी को लेकर, तो उनको ये लगा कि मेरी ही तरह वो भी इन नदियों को हिमालय की बेटियां मानते थे, इनका मानवीकरण किया करते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा लिखा था। तो ये उनको फिर ख्याल आ गया कि ये महाकवि जो थे कालिदास, वो भी नदियों का ये जो सचेतन इतना सुहावना जो रूप है उनको पसंद आया था, और इसीलिए वो उससे उन्होंने लिखी थी। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। तो वो क्या बोलने लगे कि दरअसल बात यह है कि नदियों को पहाड़ी की जो घाटियाँ, मतलब हम लोग अगर नीचे से देखेंगे, जो आम आदमी लोग होंगे, आप इंसान लोग होंगे, अगर हम लोग वो नीचे से देखेंगे तो उनको क्या लगेगा, समतल आंगन लगेंगे। उनको समतल आंगन में देखेंगे तो उनको लगेगा कि नदियाँ जैसे जुदा जुदा सी है। लेकिन अगर हम लोग यही जो लेखक और कालिदास जी ने किया, जो ऊपर से देखा पहाड़ के ऊपर से, तो उन्हें जैसे लगेगा कि एक बड़ी सी नदी है जो नीचे जाते ही विशाल हो गई है और समुद्र में जाके प्रभावित हो गई है, और इनका जो खूबसूरत एक रूप है, मनोभाव हम लोग का जो बदल देता है उन कवि का, तो वो रूप शायद ही किसी को पता होगा। काका कालेलेकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। तो काका कालेलेकर एक लेखक हैं जिन्होंने नदियों को भी लोकमाता कहा है। क्या कहा है? नदियों को लोकमाता कहा है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियां के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। लेकिन लेखक ने क्या कहा, ठीक है, माता बनने से पहले इनको अगर हम लोग बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है हम इसमें। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना कर दें तो कैसा रहेगा। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इनमें हम लोग अगर प्रेमिका का एक भावना कर दें तो और अच्छा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है। तुम क्या बोल रहे हैं कवि कि ममता का और एक भी धागा होता है जिन्हें हम इनके साथ जोड़ सकते हैं।
बहन का स्थान कितने कवियों के इन नदियों को दिया गया है? तो बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया गया है? एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। तो वो क्या कहने लगे कि एक दिन उनकी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग तिब्बत की बात है, मतलब तिब्बत में की एक जगह है। तिब्बत की क्या बात है कि मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पर लटका दिए पानी में थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल का असर डाला। तन और मन ताज़ा हो गया और लगा मैं गुनगुनाने। तो वो क्या हुआ एक दिन कि वो तिब्बत में गए थे जब, तो क्या हुआ था, उनका मन थोड़ा सा विचलित था, तबीयत थोड़ी सी ढीली पड़ गई थी, खराब थी। तो वो क्या किए, सतलज जो नदी है उनके किनारे जाकर बैठ गए और दोपहर का समय था। पानी में उन्होंने अपना क्या किया, पैर लटका दिया और थोड़ी ही देर में वो जो प्रगतिशील जो जल था उन्होंने उनके ऊपर, मतलब उनका जो तन और मन उनका बहुत ताज़ा हो गया और उनका मन बहुत प्रसन्न हो गया, सुंदर हो गया। तो वो क्या गुनगुनाने लगे, ये गाना पढ़ो यहाँ पे, जैसे कि जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी ये बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो उन्होंने ये बहुत ही बढ़िया एक छोटा सा पंक्ति गुनगुनाते हुए ये गुनगुनाने लगे वहीं बैठ के, और इन्होंने इनकी रचना कर दी। तो ये पाठ बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत पाठ है, जिनको बहुत सारे महाकवियों के साथ उल्लेख किया गया है। ये एक कवि का एक मनोभाव दिखाती है, जो इतने सुंदर मनोभाव की प्रशंसा करते हुए बताती है कि कवि को हिमालय में मानवीकरण किया, तो उन्होंने उनको हिमालय को इंसान का स्थान दिया और नदियों को, इतनी सारी नदियों को बेटी बनाया। मतलब बहुत ही एक अच्छी मनोभाव की तरह वो अपनी दिखाए हैं, हमें दिशा दिखाए हैं। तो बच्चों ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। यह पाठ आप फिर से पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझसे पूछ लेंगे और इस पाठ को आप अच्छे से पढ़ेंगे। इस पाठ का जो प्रश्न अभ्यास है वो हम दूसरे क्लास में करेंगे। तब तक आप इस पाठ को अच्छे से पढ़िए और इस पाठ का आनंद उठाइए। धन्यवाद।